माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शिव नारायण पांडे। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग मिनरल साल्ट्स अर्थात खनिज लवण के संबंध में अध्ययन करेंगे। खनिज लवण के संबंध में अध्ययन करने से पूर्व आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकें। आज हम सभी लोग अध्ययन करते हैं मिनरल साल्ट्स अर्थात खनिज लवण के संबंध में, जो हम अपने शरीर के पोषण, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, शरीर के वृद्धि और विकास तथा शरीर की दैनिक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में कुल 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स और वाटर प्रमुख हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, तथा विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स और वाटर ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। इन 6 पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स कार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं, तथा मिनरल साल्ट्स और वाटर अकार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं। विटामिन्स की प्रतिदिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि यही सूक्ष्म मात्रा प्रतिदिन हम भोजन से नहीं ले पाते हैं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। शरीर अपनी होम्योस्टेसिस स्थापित नहीं कर पाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें कमजोर हो जाती है और विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मिनरल साल्ट्स वे सूक्ष्म मात्री पोषक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन शरीर की जैविक क्रियाओं तथा उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें प्रतिदिन भोजन अथवा जल के माध्यम से ग्रहण करना आवश्यक होता है। यदि यही मिनरल साल्ट्स पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिलते हैं तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, अतः शरीर अस्वस्थ हो जाता है। शरीर के भार का लगभग 4 से 5% भाग यह मिनरल साल्ट्स बनाते हैं, खनिज लवण बनाते हैं, जिन्हें प्रतिदिन भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 20 प्रकार के मिनरल साल्ट्स के संबंध में पता लगाया है जो मनुष्य के शरीर की उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इन मिनरल साल्ट में से 10 ऐसे तत्व हैं जिनको लघु तत्व अथवा माइनर एलिमेंट्स कहा जाता है। इन्हें प्रतिदिन हम भोजन के माध्यम से मिलीग्राम में अर्थात सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम,
क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फ्लोरीन। परंतु 7 ऐसे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्रतिदिन हम भोजन के माध्यम से माइक्रोग्राम में लेते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं। ऐसे मिनरल साल्ट्स को ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, अर्थात अल्प तत्व कहा जाता है, जैसे आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम। यह हृदय की कार्यकी और तंत्रिका तंत्र की कार्यकी को सुचारू रूप से चलाते ही हैं, साथ ही साथ यह कोशिका की पारगम्यता को भी गवर्न करते हैं। एक तरफ यह मिनरल साल्ट्स शरीर की उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, पेशियों के संकुचन और शिथिलन को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ तो यह माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स हृदय की स्पंदन दर को कंट्रोल करते हैं, रुधिर वाहिनियों को मजबूती प्रदान करते हैं, रुधिर वाहिनियों में ब्लड के फ्लो को सामान्य बनाए रखते हैं, साथ ही साथ यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। यह मिनरल साल्ट्स हड्डियों और दांतों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, साथ ही साथ यह शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। यह माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स ब्लड के कोआगुलेशन में सहायता करते हैं, तो एक तरफ यह ट्रेस एलिमेंट्स त्वचा की प्रतिरक्षा और शरीर के वृद्धि और विकास को भी कंट्रोल करते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि यह मिनरल साल्ट्स अर्थात यह खनिज लवण शरीर की अधिकांश उपापचयी क्रियाओं के कंट्रोलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ माइनर और मेजर एलिमेंट्स के शरीर में उपयोगिता और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के संबंध में जानें। बीमारियों के संबंध में जानने से पूर्व मैं आपको एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि यह जितने भी माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, यह सभी शरीर में आयंस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आयरन शरीर में फेरस और फेरिक आयन के रूप में पाया जाता है। सोडियम और क्लोरीन जिन्हें हम नमक से ग्रहण करते हैं, यह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में पाए जाते हैं। यह सभी माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स हमें भोजन और जल से प्राप्त होते हैं। जैसे आप कहते हैं, सामान्यतया समाज में लोग कहते हैं कि फला हैंडपाइप का पानी बड़ा फीका है, फला हैंडपाइप का पानी तो बड़ा भारी है। तो इसका मतलब कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके आधार पर हम यह बातें कहते हैं। क्योंकि जब पौधे अथवा जंतु जल ग्रहण करते हैं, भूमिगत जल ग्रहण करते हैं, तो उसमें केवल जल ही नहीं रहता है, जल में घुलित खनिज लवण भी होता है, और पौधे भी जल में घुलित खनिज लवण का उपयोग करते हैं, जिससे उनके शरीर का विकास होता है और ये खनिज लवण उनके फल, फूल, पत्ती, बीज इत्यादि में संचित रहते हैं, जिसे मनुष्य सहित सभी जंतु
भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम सभी लोग यह जानें कि यह जो माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इनकी शरीर में क्या उपयोगिता है, इनके बारे में हम लोग क्रमबद्ध ढंग से जानें। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं कैल्शियम के संबंध में। कैल्शियम की हमको प्रतिदिन लगभग 800 मिलीग्राम आवश्यकता होती है, अर्थात हमारे संतुलित भोजन में कैल्शियम प्रतिदिन लगभग 800 मिलीग्राम होना चाहिए। यह कैल्शियम हड्डियों और दांतों की रचना और उनके विकास में सहयोग देता है। हड्डियों का कड़ापन कैल्शियम और फास्फोरस के कारण होता है। साथ ही साथ यह ब्लड क्लॉटिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैल्शियम की कमी से दांत और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, बुद्धि कुंठित हो जाती है और मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं, जिसे टिटैनी रोग कहा जाता है। अर्थात कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसे टिटैनी रोग कहा जाता है। अंगों में गति मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण होती है। संकुचन और शिथिलन मांसपेशियों का स्वाभाविक गुण होता है और इसी मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के कारण अंगों में गति होती है। इसके बाद हम जानते हैं फास्फोरस के संबंध में। फास्फोरस की हमको प्रतिदिन आहार में लगभग 800 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। यह फास्फोरस एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड का महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही साथ यह फास्फोरस शरीर में एसिड बेस बैलेंस अर्थात अम्ल क्षार संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस फास्फोरस की कमी से हड्डियों और दांतों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है, मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन ठीक ढंग से नहीं होता है और तंत्रिका तंत्र की कार्यकी गड़बड़ा जाती है। इसके बाद हम जानते हैं सल्फर के संबंध में। सल्फर की हमको प्रतिदिन उचित मात्रा अनाज, मांस, मछली, अंडे, दूध से होती रहती है। यह कई अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स और विटामिन्स का महत्वपूर्ण घटक है। सल्फर की कमी से शरीर में प्रोटीन का उपापचय डिस्टर्ब हो जाता है और शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाने से शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, अर्थात शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद हम जानते हैं पोटेशियम के संबंध में। प्रतिदिन हमारे आहार में लगभग 2 मिलीग्राम पोटेशियम होना आवश्यक है, जिसे हम लोग फल, अनाज, मांस, मछली, अंडे से प्राप्त करते हैं। अगर यही पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम नहीं मिलता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और शरीर में पैरालाइसिस हो जाती है,
अंग ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, पेशियों का संकुचन और शिथिलन प्रभावित हो जाता है, जिससे पैरालाइसिस हो जाती है। आप जानते हैं कि नर्व इंपल्स के कंडक्शन में यह कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम तथा क्लोराइड आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शरीर में क्लोराइड आयन की क्या आवश्यकता होती है और साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि शरीर में सोडियम आयंस की क्या आवश्यकता होती है। सोडियम और क्लोराइड आयंस को हम लोग प्रतिदिन खाने के नमक से प्राप्त करते हैं। शरीर में सोडियम और क्लोराइड आयन की कमी से शरीर में अम्ल क्षार संतुलन सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाता है, अर्थात सोडियम और क्लोराइड आयंस जिसे हम प्रतिदिन नमक से लेते हैं, यह शरीर में एसिड बेस बैलेंस बनाने का कार्य करता है। यह गैस्ट्रिक जूस का महत्वपूर्ण घटक है, अर्थात जठर रस का महत्वपूर्ण घटक है। सोडियम और क्लोराइड आयंस हृदय स्पंदन दर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ यह तंत्रिकाओं तथा पेशियों की कार्यकी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में सोडियम और क्लोराइड आयंस की कमी से भूख नहीं लगती है, जल्द ही थकावट आ जाती है और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को सलाह देता है कि आप भोजन में नमक की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा करके लें। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी को डॉक्टर यह भी सलाह देता है कि आप भोजन में नमक की मात्रा थोड़ा सा कम लें। इसके बाद हम जानते हैं कि शरीर में मैग्नीशियम आयन की क्या आवश्यकता होती है। शरीर में यह जो मैग्नीशियम आयन है, यह हमें दूध, मांस, मछली, अंडे, हरी पत्तीदार सब्जियां, फल से प्राप्त होते हैं और प्रतिदिन हमें इनकी 3.5 ग्राम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र की क्रियाओं को चलाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उसका महत्वपूर्ण घटक होता है। यदि शरीर में इसी मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाएगी तो नर्वस सिस्टम की कार्यकी प्रभावित हो जाती है। जिंक हमें हरे पत्तेदार सब्जियों, मांस, मछली, दूध और अंडे तथा अंकुरित बीजों से व फलों से प्राप्त होता है। प्रतिदिन लगभग 15 ग्राम जिंक की आवश्यकता एक स्वस्थ व्यक्ति को होती है। जिंक शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह जननांगों के ठीक ढंग से विकास के लिए उत्तरदायी होता है। घावों के भरने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भी योगदान देता है। जिंक की कमी से शरीर की वृद्धि मंद पड़ जाती है, एनीमिया हो जाता है, अर्थात रक्त क्षीणता हो जाती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है और शरीर का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके बाद हम जानें कि शरीर में आयरन का क्या योगदान होता है। यह आयरन शरीर में फेरस और फेरिक आयन के रूप में पाया जाता है। प्रतिदिन हमें लगभग
18 ग्राम आयरन भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। यह आयरन हरे पत्तेदार सब्जियों, शाक जैसे पालक और बथुआ, चना तथा मटर के साग में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह दूध, मांस, मछली और अंडे में भी पाया जाता है। केला और पपीता में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो केला काफ़ी पक जाता है उसमें भी जल्दी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन की मात्रा पपीते में भी होती है, आयरन की मात्रा सेब में भी होती है। इसीलिए जब आप सेब और केले को काटते हैं और काट करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वह काला पड़ जाता है। जिस किसी भी फल में आयरन की मात्रा अधिक होती है वह काट करके 5-7 मिनट आप छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद वो काला पड़ जाएगा। सबसे अच्छी पहचान यही है कि इस फल में आयरन पर्याप्त मात्रा में है। यह आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में योगदान देता है। आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, यह हीमोग्लोबिन शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन हीमोग्लोबिन करता है और हीमोग्लोबिन में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक विशुद्ध प्रोटीन है, लेकिन हीम इसका पोरफायरिन ग्रुप बनाता है और हीम का केंद्रीय भाग आयरन बनाता है। अतः शरीर में आयरन की कमी से शरीर में हीम की कमी हो जाती है और जब शरीर में हीम की कमी हो जाती है तो वह ग्लोबिन प्रोटीन से संयुक्त होकर के हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है और ब्लड में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसी बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त क्षीणता अर्थात रक्ताल्पता कहा जाता है। शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन की कमी तब होती है जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। अतः आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण में अपना योगदान देता है। साथ ही साथ यह मायोग्लोबिन के निर्माण में भी योगदान देता है। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में पाई जाने वाली संयुक्त प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन रक्त में पाई जाने वाली संयुक्त गोलाकार प्रोटीन है। आयरन साइटोक्रोम के संश्लेषण का महत्वपूर्ण घटक होता है। आयरन पौधों और जंतुओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है और शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि शरीर में फ्लोरीन की क्या आवश्यकता है। प्रतिदिन हमारे आहार में लगभग 2.5 मिलीग्राम फ्लोरीन होना आवश्यक है। फ्लोरीन हड्डियों और दांतों की सुरक्षा करता है। इस फ्लोरीन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत खराब होने लगते हैं, लेकिन
इस फ्लोरीन की अधिकता से दांत चितकबरे हो जाते हैं, जिसे फ्लोरोसिस बीमारी कहा जाता है। अब आइए हम लोग यह जानें कि जो शरीर में 7 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इनकी शरीर में क्या उपयोगिता है। इन ट्रेस एलिमेंट्स में आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम और मॉलिब्डेनम हैं। सर्वप्रथम हम यह जानें कि शरीर में आयोडीन की क्या आवश्यकता होती है। आयोडीन की मात्रा प्रतिदिन हमें जल से और भोजन में ग्रहण किए गए अनाज तथा फल से मिलती रहती है। आयोडीन एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन यदि शरीर में इसी आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक होता है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आइए हम लोग जानें कि कॉपर की शरीर में क्या आवश्यकता होती है। प्रतिदिन लगभग 2 मिलीग्राम कॉपर हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं। यह कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का महत्वपूर्ण घटक है तथा रुधिर वाहिनियों के विकास के लिए आवश्यक है। कॉपर की कमी से एनीमिया हो जाती है। ब्लड वेसल्स अर्थात रुधिर वाहिनियाँ, अतः धमनियाँ और शिराएं यह कमज़ोर हो जाती हैं। मैग्नीज लीवर में यूरिया संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स का कोएंजाइम होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन के उपापचय से बनने वाली अमोनिया ब्लड द्वारा लीवर में आती है और लीवर की यूरिया संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा यूरिया बनता है और यूरिया जल में घुलनशील होता है। जब किडनी में ब्लड की छनाई होती है तो यह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है और यह मैग्नीज यूरिया संश्लेषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपास्थियों और अस्थियों तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि प्रभावित हो जाती हैं इसकी कमी से। आइए अब हम लोग जानें कि शरीर में कोबाल्ट और सेलेनियम की क्या आवश्यकता होती है। कोबाल्ट विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मीन होता है। अतः कोबाल्ट विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। इस कोबाल्ट और सेलेनियम की कमी से पेशियों में पीड़ा होने लगती है, हृदय की पेशियों का क्षय होने लगता है, पेशियां कमजोर हो जाती हैं और जब शरीर में इस कोबाल्ट की कमी होती है तो शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि कोबाल्ट विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबाल्मीन का एक महत्वपूर्ण घटक है और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से परनीशियस एनीमिया हो जाती है। परनीशियस एनीमिया का मतलब कि जो आरबीसी होते हैं इनका ठीक ढंग से मैचुरेशन नहीं होता है और यह जो आरबीसी होते हैं यह सिकल सेप्ड हो जाते हैं।